ठीक है, तो मैंने बोला था ऑक्सीन हार्मोन, मैंने पूरा बता दिया और सिंपल सा था। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीन के अलावा, ये थोड़ा रट्टाफिकेशन होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रटना पड़ता है, लेकिन चलो कॉन्सेप्ट बना करके चलो। जिब्रेलिक एसिड, जी जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन। ठीक है, इसकी कहानी आप सभी को मालूम होगी। जिब्रेलिक एसिड की कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है 1940s के आसपास की ना, जब जापान में किसानों को एक नया बीमारी फेस करना पड़ा। जो जापान में जो किसान थे, उन्होंने किसानों ने देखा कि अचानक से उसका जो राइस सीडलिंग है, राइस का जो प्लांट है, सीडलिंग मतलब यंग स्टेज का प्लांट, जब यंग स्टेज में जो प्लांट है वो एक्स्ट्रा टॉल हो गया है, एक्स्ट्रा टॉल, थिन, पतला भी है, ठीक है, टॉल भी है, पेल येलो कलर, ग्रीन कलर के नहीं, पेल येलो कलर, और स्टेराइल है, यानी उसमें सीड नहीं बन रहा है। 4 वर्ड एनसीईआरटी ने लिखा है। जापान में देखा गया, फार्मर ने देखा कि उसके जो फील्ड में है कुछ अटैक्स हुआ है, अटैक्स उन्हें थोड़ी ना मालूम है, वहां के जो प्लांट है उसको कुछ डिजीज दिख रहा है। वो डिजीज में 4 फीचर है, एक था एक्स्ट्रा टॉल, थिन, एक्स्ट्रा टॉल, जरूरत से ज्यादा लंबा होना, ठीक है, थिन है, पतला हो गया, येलोइश कलर, पेल येलो कलर लिखा है, और वो स्टेराइल है। स्टेराइल कहने का मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, यानी वो सीड नहीं बनाएगा। तो फायदा क्या है भाई, वो सीड बनाएगा नहीं तो फायदा क्या है? बात तो सही है। ठीक है, इसी को एक बीमारी का नाम दिया गया। आई थिंक सभी बच्चों को मालूम है कि जापान में जो ये बीमारी हुई थी राइस प्लांट के ऊपर में, इस बीमारी का नाम बैकेनी डिजीज या फुल सिडलिंग नाम दिया गया। क्यों? लोगों को लगा अरे बड़ा लंबा है, अगर लंबा है तो खूब सारा सीड बनाएगा, भले ये तो बेवकूफ बना रहा है भाई, जरूरत से ज्यादा लंबा तो हो गया, सीड ही नहीं बना रहा है, तो इसलिए फूल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, तो नाम दिया गया फुलिश सिडलिंग या बैकेनी डिजीज। फुलिश सिडलिंग या बैकेनी डिजीज, बैकेनी डिजीज या फुलिश सिडलिंग। ठीक है, तो इस पे एक साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया जिसका नाम था कुरुसावा। मैं बताऊंगा बताऊंगा कि ये अजीब अजीब सा नाम क्या है, कुरुसावा। उन्होंने इस पे रिसर्च किया कि इस प्लांट पे क्या प्रॉब्लम है भाई। तो उसने देखा कि इस प्लांट का जो भी फिल्ट्रेट है, यानी कि ऐसा करो, प्लांट को लो, उसे इस पानी में डाल दो, और इससे जो भी सॉल्यूशन बनता है प्लांट को डाल दीजिए, इस सॉल्यूशन को अब क्या करिए आप, फंगस फिल्टर पेपर से गुजारिए ना, फंगस फिल्टर पेपर से गुजारिए। उन्हें लगा था कि फंगस का अटैक हुआ है, कुछ फंगस है जिसका नाम है जिब्रेला फूजिकोराई, उसका अटैक हुआ है। तो ये साइंटिस्ट कुरुसावा ने क्या किया, एक फंगस फिल्टर पेपर बनाया जिससे फंगस छन जाते थे, यानी डालिएगा तो फंगस ऊपर रह जाएगा और फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा। तो उन्हें लगता था फंगस ने अटैक किया है, और जब फंगस को हम फिल्ट्रेट कर देंगे, इस फंगस फिल्ट्रेट पेपर से जब गुजारा गया जो सॉल्यूशन को, जो प्लांट का सैप बना, सॉल्यूशन बना, और उसे हेल्दी प्लांट पे जब डाला गया, उस पे एक हेल्दी प्लांट पे डाला गया, तो इस प्लांट को भी सेम डिजीज हो गया। ये क्या प्लांट था? ये एक यंग प्लांट था, इसे कोई डिजीज नहीं था। जब मैंने उस डिजीज प्लांट के सॉल्यूशन को लिया और फिल्टर पेपर से गुजारा जिसमें फंगस ऊपर रह गए, जब नीचे आया तो लोगों को लगा फंगस तो है नहीं, डिजीज नहीं होगा, लेकिन देखा इस यंग प्लांट को डिजीज हो गया, बैकेनी डिजीज। इसे पता चलता है, इसे पता चलता है कि एक्चुअली में कोई सॉल्यूशन है जो ऐसी बीमारी कॉज कर रहा है, एक्स्ट्रा टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाद में 2 साइंटिस्ट थे, याबूता एंड सुमिकी, याबूता एंड सुमिकी, इन दोनों ने बताया कि बताऊं, उसके अंदर में कोई केमिकल है जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस से केमिकल निकाला गया, तो नाम पड़ा जिब्रेलिक एसिड। तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर क्या क्या नाम दिया है, ये नाम है कोई ई कुरुसावा, ये नाम है सर क्या, या बूता, सुमिकी, कुरुसावा। तो प्रॉब्लम देखो क्या है, डेट को समझो, थोड़ा हिस्ट्री जानो। डेट है 1940s का। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान में लड़ाई होती है, और लड़ाई में बॉम्बिंग हो जाता है, बॉम्ब गिरा दिया,
हिरोशिमा नागासाकी पे पूरा शहर खत्म हो गया ना। उसी दौरान ये एक्सपेरिमेंट, ये रिसर्च हुआ। तो जापान के साइंटिस्ट क्यों दूसरे को बताएंगे? सोचो, पहले होता था कि एक कुछ नया चीज मिला तो वो दूसरे को बताते थे, अमेरिकन को बताते थे, यूरोप वाले को बताते थे, देखो ना नया चीज मिला है, ढूंढते हैं। तो ये जापान में नई बीमारी मिली, जापान ने किसी से शेयर ही नहीं किया, किसी को बताया नहीं, अमेरिकन को बताया नहीं, भैया हमसे कोई मतलब नहीं, हमारी तो दोस्ती नहीं, दुश्मनी चल रही, तुम तो हम पे ऊपर एटॉमिक बम गिरा दियो, हम तुमको काहे रिसर्च बताएंगे भाई। इसलिए इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस में देखना, पूरा का पूरा जापानीज साइंटिस्ट का पकड़ होगा। जिब्रेलिक एसिड में ई कुरोसावा हो या बुता सुमिकी हो, सभी के सभी जापान के साइंटिस्ट, क्योंकि उन्हें अमेरिका से ऐसी भी लड़ाई चल रही थी, अमेरिका को कुछ बचाना नहीं चाहते थे, इसलिए कोई भी गोरा साइंटिस्ट, अंग्रेज साइंटिस्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बोले ठीक है सर। सर ये जिब्रेलिक एसिड कितने तरह के? तो एनसीईआरटी बोलता है मोर देन 100 टाइप्स के जिब्रेलिक एसिड तो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड तो डिस्कवर्ड हो चुका है, और नाम भी दिया गया, GA1, GA2, GA3। सर कहां से मिला है? ध्यान से सुनना, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड तो डिस्कवर्ड हो चुके, ये मिला है आपके फंजाई से, प्लस हायर प्लांट, प्लस प्लांट, फंजाई और प्लांट के रिसर्च के दौरान में मुझे जिब्रेलिक एसिड कई तरह के दिखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट है जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया, फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड, मोस्ट एक्सटेंसिव रिसर्च जिसपे किया गया, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया है, वो जिब्रेलिक एसिड थर्ड है, ये याद रखना। GA3 मोस्ट एक्सटेंसिव रिसर्च इसी पे हुआ है। फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड थर्ड है। तो हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन यही लिखते हैं, they have more than 100 types of gibberellic acid present in the, discovered in the fungi and the plant, but most extensively studied, हाँ फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड नंबर थर्ड होगा। बस इतना जानिए। सर काम क्या करता है? अब काम पे आ जाओ फटाफट, काम बताता हूं। तो इसका सबसे मेन काम है प्लांट के लंबाई को बढ़ाना, सबसे सिंपल काम है इसका, काम है स्टेम के हाइट को ना बढ़ाना। सर कैसे? एक सिंपल सा तरीका से समझते हैं। ये एक प्लांट है, बीट का प्लांट, या एनसीईआरटी ने दिया कैबेज, याद रखना, बीट और कैबेज का मैं बना रहा हूं। ये प्लांट है, ये स्टेम, स्टेम में बीच बीच में होते हैं नोड, नोड, और नोड पे होती है लीफ, नोड पे होता है लीफ। ठीक है सर, नोड पे तो बर्ड्स भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोड पे बर्ड्स भी होते हैं। दो नोड के बीच, दो नोड के बीच में जो है ये व्हाइट वाला, ये इंटर नोड है, ये व्हाइट वाला इंटर नोड है, सभी को मालूम है इंटर नोड है। बोले ठीक है, प्लांट अच्छा खासा दिख रहा है। लेकिन फ्लावरिंग से पहले, जब वो यंग स्टेज में था, जब फ्लावर नहीं बनते थे, यंग स्टेज में था, तो ये प्लांट ऐसा नहीं था ना। जस्ट बिफोर फ्लावरिंग ये प्लांट ऐसा था, ध्यान से देखना, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग ये पॉट है, गमला है, इस पॉट के अंदर में ये प्लांट कैसा था, ध्यान से सुनना, ये तो रूट हो गया, इंटरनोड नहीं थे, इंटरनोड नहीं थे, सारे नोड एक जगह मर्ज कर गए थे, सारे नोड एक जगह मर्ज कर गए थे, इंटरनोड नहीं था, सारे नोड एक जगह चिपक गए। और जहां भी नोड होगा वहां पर लीफ होंगे। तो तुम्हें क्या लग रहा है, सभी लीफ एक साथ ग्रो कर रहे, सभी लीफ एक साथ ग्रो कर रहे, इस तरह का दिखेगा स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसी को एनसीईआरटी ने कहा रोजेट हैबिट। जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, अभी वो यंग स्टेज में, अभी फ्लावर नहीं बना है, फ्लावरिंग से पहले ये जो प्लांट है एक 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 डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, जिसे एनसीईआरटी कहता है रोजिट हैबिट, जो देखा जाता है नेचुरली इन द कैबेज और बीट प्लांट में। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है बीट प्लांट एंड द कैबेज में देखा जाता है। बोले ठीक है सर, लेकिन नेचुरली हमने कुछ नहीं किया, नेचुरली
ठीक है ना। इसके ऊपर में यहां पास इस प्लांट पे अगर आपने जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया, हम नहीं करते, नेचुरली प्लांट में जिब्रेलिक एसिड का अमाउंट बढ़ेगा, जिब्रेलिक एसिड का अमाउंट बढ़ेगा और इंटरनोड बड़े हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएगा। अभी इंटरनोड नहीं थे, अब जैसे ही यहां पर जिब्रेलिक एसिड का अमाउंट बढ़ा, इंटरनोड इलोंगेट हो गया, लंबा हो गया, खिंच गया। और ये आपको अब मैच्योर प्लांट में ऐसा दिखेगा। इसी इफेक्ट को एनसीईआरटी कहता है बोल्टिंग। इसी इफेक्ट को एनसीईआरटी कहता है बोल्टिंग, जिसे समझने में सभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वापस से सीखो, जो प्लांट है, प्लांट है, मैंने क्या बोला, वापस से सिखा दे रहा हूं। जो प्लांट है उसके अंदर में रूट होता है, स्टेम में नोड एंड इंटरनोड होते हैं, नोड इंटरनोड होता है, नोड पे लीफ होते हैं, नोड पे लीफ होता है, सभी को मालूम है। और दो नोड के बीच इंटरनोड होते हैं, दो नोड के बीच इंटरनोड होते हैं। लेकिन ये मैच्योर स्टेज में जब फ्लावर बनता है तो वो मैच्योर स्टेज कहलाता है। अभी इमैच्योर यंग स्टेज की बात कर रहे, तो ये प्लांट जो होता है वो समझिए ये गमला है, पॉट है, इस पॉट के अंदर में ये रूट है और स्टेम के नाम पे केवल नोड है, इंटरनोड गायब है, अभी इंटरनोड नहीं बना है। अभी सारे नोड एक जगह मर्ज और हर नोड के ऊपर लीफ होंगे, हर नोड के ऊपर लीफ होगा, तो प्लांट इस तरह का दिखेगा, कैबेज का प्लांट। कैबेज खाया भी है, ऐसे ही दिखता है, कैबेज को देखो ऐसे ही दिखता है, सारे लीफ एक जगह होते हैं, पत्ता गोभी ना। अब देखो वही कालीफ्लावर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसी हैबिट को कहते हैं, एनसीईआरटी क्या कहा है, रोजिट हैबिट, जब सारे लीफ एक जगह पे क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। देखा है तुमने, पूरा क्लस्टर के फॉर्म में होगा। बोले ठीक है सर, ये कब होता है, यंग स्टेज में। ये देखा जाता है कहां, बीट एंड कैबेज। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड डाल दिया। सर हम बार बार डालेंगे नहीं, प्लांट के अंदर में नेचुरली जिब्रेलिक एसिड का अमाउंट बढ़ेगा और यहां पर इंटरनोड खींच जाएगा। सर कैसे, उसे एक्सप्लेन करूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा अभी। इंटरनोड का इलोंगेशन होगा, इंटरनोड बड़ा बन जाएंगे और ये प्लांट अभी यंग स्टेज में से कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर स्टेज। इस इफेक्ट को एनसीईआरटी कहता है बोल्टिंग। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को बोल्टिंग समझ में आना चाहिए, क्लियर है। एनसीईआरटी में देखिए जिब्रेलिक एसिड निकालो, और आई थिंक सबसे लास्ट में ये दे रखा है। चलो फटाफट, किसे मिल गया हैंड रेज करो। मानो आया समझ में, बोल्टिंग, ठीक है, समझ में आ गया। बोले ठीक है सर, आ गया समझ में। ठीक है, एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में गिवन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, बहुत सारे प्लांट, सारे प्लांट नहीं, मिली द पी प्लांट मटर के अंदर में। ठीक है, देखा जाता है ये मटर का प्लांट है, ये रूट है, ये रूट है, और ये है भाई स्टेम, ये भाई स्टेम है, ये आपका नोड है, ये नोड है, और नोड के बीच में है इंटरनोड, नोड के बीच इंटर। प्लांट छोटा है, डॉर्फ है ना, ध्यान से सुनना। थोड़ा बड़ा बना दूं क्या, थोड़ा बड़ा बना दूं। ये देखो, ये मटर का प्लांट है, ये रूट है, ये स्टेम है, स्टेम में ये नोड है, नोड, दो नोड के बीच इंटरनोड, नोड के ऊपर, नोड के ऊपर और नीचे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसका नाम है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बोले ठीक है सर, होता है, मुझे क्या लेना देना। ये प्लांट अभी डॉर्फ है, इसकी हाइट कम है, मान लो ये 3 फीट की। अगर इसके ऊपर में अब जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दे तो ये इंटर कैलरी स्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम येलो वाले, उसको इन्हांस कर देगा, उसको डिवीजन के लिए प्रमोट करेगा कि भैया जल्दी जल्दी डिवाइड करो। और जल्दी वो डिवाइड करेगा तो देखिए यही प्लांट
जो 3 फीट का था, अब देख लो भाई आसमान छूने लगा है, क्योंकि इंटरनोडल इलोंगेशन किसके कंट्रोल में? तो ये देखिए वापस से, ये नोड है, नोड है, नोड है, नोड के ऊपर, नोड के नीचे इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। इसका काम होता है डिवाइड करना और लंबाई बढ़ाना, प्राइमरी ग्रोथ। बोले ठीक है सर। सर टिप पे जो होता था वो तो था एपिकल मेरिस्टेम, जो टिप पे था वो तो एपिकल मेरिस्टेम होती। हमने बोला इंटर कैलरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगा और ये इंटर नोड को लंबा कर देगा, इंटरनोडल इलोंगेशन। तो प्लांट का जो डॉर्फनेस है वो हट गया, प्लांट अब टॉल हो गया। इसलिए अगर मेन काम अगर पूछा जाए जिब्रेलिक एसिड का, तो उसके कई सारे काम बोल सकते हो। पहला बोल सकते हो इंक्रीज स्टेम हाइट, स्टेम की लंबाई बढ़ाना। इसी को दूसरे लैंग्वेज में एनसीईआरटी बोल देगा इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ डॉर्फनेस, रिमूवल ऑफ डॉर्फनेस। आ गया? नीट में क्वेश्चन पूछ दिया जो कि पूछना नहीं चाहिए था, वो नीट में ये क्वेश्चन दे दिया जो एनसीईआरटी में है एक्चुअली में, कि शुगर केन का हम लोग अमाउंट, शुगर केन का हम लोग प्रोडक्शन 20 टन पर एकड़ तक बढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी में देखो 20 टन पर एकड़ हम लोग शुगर केन का, शुगर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं बाय स्प्रेइंग जिब्रेलिक एसिड। तो सर कैसे? सिंपल सी कहानी है भाई। अरे पहले जो शुगर केन था वो था मान लो 2 फीट का, 2 फीट का था शुगर केन। तुमने इसके ऊपर छिड़काव किया जिब्रेलिक एसिड का, तो ये जो शुगर केन है अब देखो ये हो गया 6 फीट का। अगर लंबाई बढ़ेगी, स्टेम की लंबाई बढ़ेगी, इंटरनोडल इलोंगेशन हुआ, तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा और शुगर का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसी के अंदर तो शुगर बैठा है। ये शुगर ही तो है, अंदर में क्या है? शुगर ही तो होता है। तो जब ग्रीन कलर करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा। अब सरफेस एरिया ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज नहीं, शुगर, सुक्रोज का अमाउंट बढ़ेगा। तो आप शुगर केन में लंबाई बढ़ा करके, ठीक है, शुगर का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है 20 टन पर एकड़ बाय स्प्रेइंग द जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है। एक जेनेटिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है जो मुझे अच्छा लगता है। जेनेटिक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक प्लांट डॉर्फ है, एक पी प्लांट है, वो डॉर्फ है, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, डॉर्फ प्लांट है। ठीक है भाई, डॉर्फ प्लांट है, स्मॉल टी स्मॉल टी। मैंने उसके ऊपर में जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया। अब वो प्लांट टॉल हो गया, अब वो प्लांट टॉल हो गया। जो 2 फीट का प्लांट था वो अब 5 फीट का हो गया, अब वो हो गया टॉल। याद रखना आपने फिनोटाइप चेंज कर दिया। फिनोटाइप मतलब बाहरी बनावट, पहले वो डॉर्फ था अब वो हो गया टॉल, फिनोटाइप इज चेंज। लेकिन कभी भी आप जीनोटाइप कैसे चेंज कर सकते हो? किसी को जीन को थोड़ी चेंज कर सकते हो। तो अभी भी वो रहेगा जीनोटिपिकली स्मॉल टी ही होगा, बट फिनोटाइप, बाहरी बनावट, लंबाई बढ़ गया। आ गया समझ में? यही था। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इसे मैंने डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कर दिया, इसे मैंने डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कर दिया स्मॉल टी से। व्हाट अबाउट द F1 जनरेशन? तो जो बच्चे कंफ्यूज थे, थोड़ा ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो वो मान के चलेंगे कि पहले मेरा प्लांट डॉर्फ था अब टॉल बना, तो जीनोटाइप भी कैपिटल टी मान लेंगे वो, क्योंकि प्लांट लंबा हो चुका है, कैपिटल टी। और क्रॉस किया स्मॉल टी से, तो दोनों की क्रॉसिंग से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल प्लांट विल बी टॉल, ऑल प्लांट विल बी टॉल। लेकिन आपको तो पता है हम जिब्रेलिक एसिड डालेंगे
तो प्लांट की लंबाई बढ़ जाएगी, फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। जीनोटाइप तो अभी भी स्मॉल टी ही होगा, और आपने डॉर्फ के साथ क्रॉस किया तो स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी ऑल प्लांट स्मॉल टी डॉर्फ ही होंगे। तो ऐसे जेनेटिक्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बनाएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। चलो मेरे मुझे समझ में आ गया सभी को। मानव, हाँ जी वही तो मैं बोल रहा हूँ। मानव देखो मुझे दे रहा है कि सर जीन तो सेम होगा, अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ, जीन चेंज थोड़ी हो सकता है। मैं मानव के ऊपर में कोई डाल दूं बाहर से, कोई स्प्रे कर दो तो मानव पतला हो सकता है, लेकिन जीन थोड़ी ना फैट वाला चेंज हो जाएगा। उसका जीन फैट वाला है तो मोटा तो रहेगा ही, मैंने खाना नहीं दिया, न्यूट्रिएंट नहीं दिया, वो पतला हो गया। लेकिन जीन को आप चेंज नहीं कर सकते एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू। चलो ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट काम एनसीईआरटी में दे रखा है सीड जर्मिनेशन। जिब्रेलिक एसिड का अगर मेन काम में देखोगे तो लंबाई बढ़ाना करेक्ट है, बोल्टिंग करेक्ट है। अब पढ़ते हैं, ठीक है, सीड जर्मिनेशन। सर सीड जर्मिनेशन का बता दो, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, टेंशन मत। सीड जर्मिनेशन में क्या करना है कि ये आपको पहले बनाना है मेज का सीड। सभी में सीड जर्मिनेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेनली द मेज बार्ले सीड में। अगर तुमने पढ़ा होगा मेज का सीड का फिगर, तो सबसे पहले ये येलो वाले होते हैं जिसका नाम होता है सीड कोट, और वो जुड़ा रहता है फ्रूट वॉल से। सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों मर्ज होते हैं ना। फ्रूट वॉल जिसे आप पेरिकार्प कहते हो, और सीड कोट जो टेस्टाटेगमेंट वाला होता है, दोनों मर्ज होते, एक लेयर बना दिया। ठीक है, मेज में देखा है, भुट्टा खाओ एक निकालो वही है। अब इनके अंदर में ढेर सारे इंडोस्पर्म है, ये है भैया इंडोस्पर्म, यानी फूड से भरा हुआ टिश्यू इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म में स्टार्च भरे, इंडोस्पर्म में स्टार्च भरे, स्टार्ची इंडोस्पर्म, एनसीईआरटी लिखता है भी स्टार्ची इंडोस्पर्म। लेकिन जो इंडोस्पर्म का आउटर लेयर है, जो इंडोस्पर्म का आउटर लेयर है ना, ये इंडोस्पर्म ही है, लेकिन इसका आउटर लेयर एक प्रोटीनेशियस कवरिंग बनाएगा जिसका नाम होता है एल्यूरोन लेयर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। जो इंडोस्पर्म है वो स्टार्ची है सेंट्रल पार्ट पे, सेंटर पे जितने इंडोस्पर्म है मेज के अंदर वो स्टार्ची इंडोस्पर्म है, इसमें स्टार्च भरा पड़ा है। लेकिन इंडोस्पर्म का आउटर जो पार्ट है वो प्रोटीनेशियस नेचर का है, जिसे आप कहते हो एल्यूरोन लेयर। और मॉर्फोलॉजी में ये क्वेश्चन आता है और बच्चे गलत करके आते हैं। बोले सर क्या गलत करते हैं, क्या क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये आया, एल्यूरोन लेयर हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा या ट्रिप्लॉइड होगा। तो बच्चा तो पढ़ता नहीं, बस उसे रहता है कि बेटा रट्टा मार दिया। एकदम लॉजिकल सोचो, एल्यूरोन लेयर कुछ नया चीज नहीं है, ये इंडोस्पर्म का ही पार्ट है, बस ये प्रोटीन रिच है। जो एल्यूरोन लेयर कुछ नया चीज नहीं है, इंडोस्पर्म है, और इंडोस्पर्म का ही बाहर का पार्ट है, प्रोटीन रिच है। तो ये अगर इंडोस्पर्म का पार्ट होगा तो ट्रिप्लॉइड ही होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आया था कि एल्यूरोन लेयर जो है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड। बोलेंगे सर पता नहीं, हमने तो रट्टा मारा नहीं। तो एल्यूरोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ द इंडोस्पर्म, बस रिच इन द प्रोटीन, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले सर ये वाला इंडोस्पर्म, अरे भाई ये स्टार्ची इंडोस्पर्म, दे आर रिच इन स्टार्च, दे आर रिच इन स्टार्च। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो खाना पीना भरा हुआ है यहां पर, आप सभी को मालूम है यहां पर होता है आपका रेडिकल, यहां पर बेटा प्लीम्यूल। प्लीम्यूल इज कवर्ड बाय द कोलियोप्टाइल, रेडिकल इज कवर्ड बाय द कोलियोराइसा। नहीं सर ये सब हमें आता है, मत बताओ, ठीक है नहीं बता रहा। और यहां पास होते हैं वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन नोन एज स्क्यूटेलम। अगर याद है कैसा शेप का होता है बताओ फटाफट, स्क्यूटेलम कैसा शेप का होता है, एनसीईआरटी में दिया है। व्हाट इज द शेप ऑफ स्क्यूटेलम, तो याद रखना दिस इज द सिल्ड शेप, याद रखना दिस इज द सिल्ड शेप।
ठीक है, चारों तरफ से सील्ड कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। सर ये तो मॉर्फोलॉजी का आपने बता दिया, सर ये तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पूरा आपने सीड बता दिया। हम तो पढ़ रहे सर जिब्रेलिक एसिड। देखो ध्यान से, तुम सीड लो और मिट्टी में डाल दो, सीड लीजिए मिट्टी में डालिए, कभी भी सीड को जर्मिनेट कराया है? उसमें पानी भी डाला जाता है। बोले सर हाँ डाला जाता होगा। सर क्यों? अरे पानी को एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल करेगा, तभी तो सीड कोट को फाड़ेगा, ब्रेक करेगा, तभी तो वहां से जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। तो आपने क्या किया, यहां पर पानी डाला, वाटर डाला, वाटर डाला, ध्यान से सुनो, सीड लिया, पानी डाला, पानी डालने से स्वेलिंग होगा, और ये इम्ब्रियो जो है, जो सिल्ड शेप का इम्ब्रियो है, जिसको आपने स्क्यूटेलम कहा था, ये ना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो ये इम्ब्रियो वाला पार्ट है, ये रिलीज करेगा एक हार्मोन जिब्रेलिक एसिड। जब आप मेज के सीड को डालिएगा मिट्टी में, पानी एब्जॉर्ब किया, स्वेल हुआ, एंड दे विल रिलीज ए हार्मोन जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड विल गो टू द जिब्रेलिक एसिड गो टू द एल्यूरोन लेयर, वो जाएगा एल्यूरोन लेयर के पास। बोले ठीक सर, और एल्यूरोन लेयर को एक्टिवेट करेगा। बोले सर एक्टिवेट मतलब उसके जीन को जाके बोलेगा भैया अभी सोए हुए ना जग जाओ। बोले सर कैसे? जैसे लैक ओपेरॉन में लैक्टोज डालते थे तो लैक ओपेरॉन ऑन होता था, वैसे ही समझिए, जिब्रेलिक एसिड गया एल्यूरोन लेयर के पास में और उसे नॉक किया, खटखट, अपने जीन को एक्टिवेट करो, कर देते। जब जीन एक्टिवेट होगा तो वो आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे और प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, यानी एल्यूरोन लेयर अब स्टार्ट कर देगा एंजाइम बनाना, अल्फा एमाइलेज। यही क्वेश्चन आता है, अल्फा एमाइलेज, इसके साथ साथ प्रोटीएज एंजाइम, लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है अल्फा एमाइलेज। कहानी क्लियर है? ठीक है, पानी एब्जॉर्ब, स्वेलिंग, इम्ब्रियो ने जिब्रेलिक एसिड बनाया, जिब्रेलिक एसिड नॉकआउट करेगा, नॉक, एल्यूरोन लेयर को भाई साहब खोलो दरवाजा, ठीक है, ओपन करो, क्या बनाओ, अपने जीन्स को एक्टिवेट करो, ट्रांसक्रिप्शन करो, ट्रांसलेशन करो, और अल्फा एमाइलेज बनाओ, प्रोटीएज बनाओ। सर इससे क्या होगा? अरे यही अल्फा एमाइलेज जो इंडोस्पर्म में स्टार्च बैठे हैं, जो इंडोस्पर्म में क्या बैठा है, स्टार्च, इसी स्टार्च को ब्रेक करेगा। देखो ना नाम है, अरे तुमने पढ़ा तो है डाइजेस्टिव सिस्टम में एमाइलेज एंजाइम रिलीज होता है ना, सलेवरी एमाइलेज, स्टार्च को तोड़ने के लिए, बस वैसे ही है, स्टार्च को तोड़िए और बनाइए माल्टोस। क्या बनाइए भाई साहब? माल्टोस। बोले सर क्यों? स्टार्च जो है वो बल्कि भारी है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स वाला, लेकिन माल्टोस क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेक्राइड। अब ये माल्टोस टूटेगा ग्लूकोज में, आपको तो पता है, और ग्लूकोज रेस्पिरेशन करके बनाएगा एटीपी। अब ये माल्टोस फटाफट टूटेंगे ग्लूकोज में, ग्लूकोज रेस्पिरेशन में जाएगा और एटीपी बनाएगा। इसी एनर्जी को यूज करके इम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, रेडिकल प्लीम्यूल जर्मिनेट करेंगे और नए प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। उल्टा समझो, सीड को जर्मिनेट करना है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से आएगा? सर खाना तो खूब सारा है लेकिन रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, क्यों? सर स्टार्च है, स्टार्च को कैसे तोड़ेंगे? तो स्टार्च को तोड़ा जाए, एक एंजाइम आएगा अल्फा एमाइलेज, स्टार्च सिंपल फॉर्म में टूटा, उसको एम्ब्रियो यूज करेगा एज ए सबस्ट्रेट, एटीपी बना, उस एटीपी से सीड का जर्मिनेशन लीड होगा। सर अल्फा एमाइलेज कहां से आया? अरे जिब्रेलिक एसिड ने लाया। सर कैसे? उसने एल्यूरोन लेयर को एक्टिवेट किया अल्फा एमाइलेज बनाने के लिए। तो सीड जर्मिनेशन में कौन इंपॉर्टेंट रोल? जिब्रेलिक एसिड। क्यों इतना डिटेल से बनाया? इसलिए
क्योंकि एलएन के पेपर में ये क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में है ही नहीं। बोल देगा अल्फा एमाइलेज का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा, तुम्हें तो पता ही नहीं सर, एनसीईआरटी में नहीं है। अब उल्टा समझो, उल्टा समझो, एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, वो जाएगा न्यूरॉन लेयर के पास, बोले दरवाजा बंद करो। एब्सिसिक एसिड जाएगा एल्यूरोन लेयर के पास और बोलेगा अल्फा एमाइलेज बनाना बंद करो, अपने जीन को इनएक्टिव करो, एक्टिव मत करो, इनएक्टिव करो। अल्फा एमाइलेज बनेगा नहीं, स्टार्च टूटेगा नहीं, एटीपी बनेगा नहीं, सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो जो एब्सिसिक एसिड का काम उल्टा है, ये अल्फा एमाइलेज बनाने से रोकता है। जिब्रेलिक एसिड अल्फा एमाइलेज बनाने को प्रमोट करता है। इसलिए आपके एनसीईआरटी में साफ साफ एक स्टेटमेंट लिखा है, एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड आर एंटागोनिस्टिक। देख लो, एब्सिसिक एसिड जहां दिया है वहां पे ये स्टेटमेंट लिखा है, they are the antagonistic of gibberellic acid in term of seed germination. जिब्रेलिक एसिड बोलेगा भैया मैं बनाऊंगा अल्फा एमाइलेज, मैं स्टार्च को डाइजेस्ट करूंगा ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाऊंगा, उसको तोड़ूंगा, एनर्जी जनरेट करूंगा, सीड को जर्मिनेट करूंगा। एब्सिसिक बोले ये सब खत्म करो कहानी। इसलिए सर सीड कब जर्मिनेट करेगा, सिंपल आंसर, डिसाइड करेगा सीड का जर्मिनेशन, डिसाइड करेगा इन दोनों में, सीड जर्मिनेशन डिसाइड करेगा कि एब्सिसिक एसिड का अमाउंट ज्यादा है या जिब्रेलिक एसिड का। सिंपल कहानी। सीड में ज्यादा कौन है, अगर सीड में एब्सिसिक एसिड ज्यादा है, अगर सीड में एब्सिसिक एसिड ज्यादा है तो बोलेगा दरवाजा बंद करो, अल्फा एमाइलेज नहीं बनेगा। और अगर जिब्रेलिक एसिड ज्यादा है तो अल्फा एमाइलेज बनेगा। इसलिए किसान क्या करता है, सीड को जर्मिनेट करने से पहले पानी में धोता है। कभी देखा है किसान को, ठीक है, कभी मूवी वगैरह में देखना, मूवी कहां तुम लोग किसान वाला देखोगे, उसमें तो दिखेगा नहीं शाहरुख खान। तो किसान जब सीड लाता है तो उसको पहले पानी में डाल के छोड़ दिया जाता है। सर क्यों, क्योंकि उसके बाहर के लेयर पे अगर एब्सिसिक एसिड हो धुल जाए, बाहर निकल जाए, पानी में घुल जाए, एब्सिसिक एसिड बाहर निकल जाए ना, और पानी में जाएगा कांटेक्ट में तो जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन लीड होता है। इसलिए याद रखना सीड जर्मिनेशन में इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सर इतना डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि मुझे ये नहीं पढ़ाना था, मुझे पढ़ाना था माल्टिंग, मुझे टॉपिक था माल्टिंग, और मैंने डिटेल में पढ़ा दिया तो मुझे फायदा मिल गया। बोले सर ये क्या है, एनसीईआरटी में देखो, दे आर यूज इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। एनसीईआरटी में एक वर्ड दिखा है, जिब्रेलिक एसिड यूज इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री। बोले सर ये ब्रीविंग क्या है, पहले ये बताओ। कुछ नहीं, ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब अल्कोहल बनाने वाली कंपनी। पढ़ते हो ना, ईस्ट को हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, सैक्रोमाइसिस को ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। सर क्यों, ये ब्रीविंग क्या है, कुछ नहीं, अल्कोहल बनाने वाले इंडस्ट्री को ब्रीविंग इंडस्ट्री भी कहेंगे। बोले सर अल्कोहल बनाने में जिब्रेलिक एसिड का क्या रोल है सर, सर जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा अल्कोहल बनाने, तो ध्यान से सुनो, जो फर्मेंटेशन की कंपनी है अल्कोहल बनाना है, बोले हाँ सर एकदम, सर हम लोग क्या लेंगे, हम ईस्ट लेंगे, फंगस लेंगे ईस्ट, बोले ठीक, फंगस को डाल देंगे और फंगस भाई साहब बनाएगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल और हमारा फर्मेंटेशन कंप्लीट। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो फंगस है वो एंजाइम रिलीज करेगा जाइमेस, और जाइमेस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बोले ठीक है, लेकिन इस फंगस को चाहिए सबस्ट्रेट के नाम पे माल्टोस। जाइमेज जो है माल्टोस को तोड़ेगा पहले ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से बनाएगा इथाइल अल्कोहल। सबस्ट्रेट चाहिए माल्टोस, क्यों,
माल्टोज को पहले तोड़ेगा ग्लूकोज में और ग्लूकोज से बनाएगा इथाइल एल्कोहल, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बोले ठीक है सर, लेकिन सर माल्टोज कहां से लाए? तो अब तुम लाओ, हम क्या जाने। सर माल्टोज कहां मिलेगा हमें? कहीं नहीं मिलेगा, माल्टोज कहीं नहीं मिलता। तो सर माल्टोज नहीं मिलेगा तो फिर अल्कोहल का फर्मेंटेशन चलेगा कैसे? टेंशन मत लो, तुम ले करके आओ, सीड लेके आओ, मेज का सीड ले लो, बार्ली का सीड ले लो, सीड लेकर के आओ। बोले ठीक है। सीड के अंदर में होगा ढेर सारा स्टार्च, स्टार्ची इंडोस्पर्म होता है ना, ढेर सारा क्या है? स्टार्च। अब इस सीड के ऊपर में, इस सीड के ऊपर में जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दो, इस सीड के ऊपर में जिब्रेलिक एसिड छिड़क दो। बोले सर उससे क्या होगा? इस सीड के ऊपर में अगर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करोगे तो स्टार्च टूटेगा। बोले सर किस में? माल्टोज में। अभी तो बताया था अल्फा एमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा और माल्टोज बनाएगा। बोले हाँ, और अब ईस्ट को दे दो, माल्टोज के ऊपर में आया ईस्ट, एंजाइम कौन सा? जाइमेस, और ईस्ट कन्वर्ट कर देगा इथाइल एल्कोहल में, फर्मेंटेशन कंप्लीट। इसलिए इस प्रोसेस को एनसीईआरटी माल्टिंग भी कहेगा, माल्टिंग भी कहेगा, क्योंकि माल्टोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए कहेंगे माल्टिंग, जो यूज करते हैं हम लोग फर्मेंटेशन कंपनी यानी ब्रीविंग इंडस्ट्री, ब्रीविंग इंडस्ट्री में। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा, इसलिए मुझे डिटेल से बताना पड़ा। चलो फटाफट, टेक टाइम, अब मैं थोड़ा थक गया। चल मानो फटाफट सभी लोग, गिव मी द 4 फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, गिव मी द 4 फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। आराम से 2 मिनट का टाइम लो। चलो फटाफट आराम से एक साथ लिखना, मैं सभी का पढ़ूंगा। ये तो पूरा रट के बैठ गई भाई। माल्टिंग, बोल्टिंग, सीड जर्मिनेशन, इलोंगेशन, पहले वाला सबने रट्टा मार लिया है। स्टार्टिंग से बताओ, मैंने पहले बताया था बोल्टिंग, पहले मैंने बताया था बोल्टिंग, ठीक है। फिर मैंने बताया था स्टेम इलोंगेशन, स्टेम की लंबाई बढ़ाना, या इंटरनोडल इलोंगेशन, बोले ठीक। रिमूवल ऑफ डॉर्फनेस भी बोल सकते हो, करेक्ट। शुगर केन का प्रोडक्शन भी बढ़ाने का तरीका बता दिया, करेक्ट। फिर मैंने बताया सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, चलो ठीक है। और फिर मैंने बताया माल्टिंग, तो ऐसे याद करो ना, माल्टिंग, बोल्टिंग, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ, ठीक है, स्टेप। चलो ठीक है, ये बताओ फटाफट, जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से जस्ट पहले कुछ प्लांट जैसे लाइक कैबेज और बीट एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में रहते, जहां पर इंटरनोड नहीं होता, उसे एक स्पेशल हैबिटेट के नाम से, हैबिट के नाम से जानते हैं। उसका नाम क्या है? जस्ट बिफोर फ्लावरिंग इंटरनोड नहीं होता, केवल नोड होते हैं, और इसी नोड से ढेर सारे लीफ होते हैं, तो वे एक स्पेशल अरेंजमेंट में रहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग रोजिट हैबिट, इसी को कहते हैं रोजिट हैबिट। और इस रोजिट हैबिट से जस्ट फ्लावरिंग से पहले ना, वहां पर इंटरनोडल इलोंगेशन होता है, लंबाई बढ़ाया जाता है, नेचुरली होता है, हम नहीं करते, जिसे कहते हैं बोल्टिंग, जिसे कहते हैं हम लोग बोल्टिंग। चलो ठीक है, चलो ठीक है। Who is the antagonistic hormone of gibberellic acid? Who is the antagonistic hormone of gibberellic acid? जिब्रेलिक एसिड का जस्ट उल्टा कौन सा हार्मोन है? Who is the antagonistic of जिब्रेलिक एसिड? तो जिब्रेलिक एसिड का जस्ट अपोजिट काम करने वाला एक हार्मोन है, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। व्हाट इज द प्लोइडी लेवल ऑफ द एल्यूरोन लेयर? व्हाट इज द प्लोइडी लेवल ऑफ द एल्यूरोन लेयर? बोले बहुत आसान है सर, एल्यूरोन लेयर भी एंडोस्पर्म का पार्ट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अल्फा एमाइलेज एंजाइम इज रिलीज बाय द एक्टिविटी ऑफ,
विच हार्मोन, अल्फा एमाइलेज एंजाइम इज रिलीज बाय द एक्टिविटी ऑफ विच हार्मोन। तो आंसर एकदम सिंपल है, जिब्रेलिक एसिड। आंसर इज द जिब्रेलिक एसिड। ठीक है। विच हार्मोन लीड टू डोरमेंसी ऑफ सीड, विच हार्मोन लीड टू द डोरमेंसी ऑफ सीड। तो आंसर इज द एब्सिसिक एसिड। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है सर डोरमेंसी होता क्या है। सिंपल, सीड बनने से लेकर के सीड बनना और सीड जर्मिनेट करना, सीड बनना और सीड जर्मिनेट करना, इस दौरान जो भी पीरियड है, सीड बना और सीड के जर्मिनेशन तक के जो भी पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड डोरमेंसी। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, एब्सिसिक एसिड बनेगा और बोलेगा हम 8 महीने, 1 साल, कहीं कहीं पे हजारों साल तक सीड डोरमेंसी फेज में ही मेंटेन रहता है। बहुत अच्छे से बताया गया क्लास 12th में। लोटस का या अपने डेड पाम का पढ़ा होगा ना, डेक्टिस न्यूलीफेरा करके कुछ हुआ होगा। डेड सी के पास में हजारों साल तक ऐसे सीड पड़े हुए देखे गए जो हजारों साल के बाद जर्मिनेट किए थे। ठीक है, तो या हाँ ल्यूपिन। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखो एनसीईआरटी का एक एक लाइन को, वो क्लास 12th हो 11th हो क्या फर्क नहीं पड़ता, वो एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। चलो अब बेकार बेकार का काम जिब्रेलिक एसिड का फटाफट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड का और काम क्या होगा, ये सेनेसेंस को रोकेगा फ्रूट में। सर ये सेनेसेंस क्या होता है, जब टिश्यू डिवाइड करना, ग्रो करना बंद कर दे, अब उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, चुपचाप से बैठ गया, नो डिवीजन नो ग्रोथ, तो इस टिश्यू का हम बोलेंगे ये अब सेनेसेंस में जा रहा है, एजिंग की तरफ जा रहा है, ओल्ड स्टेज में जा रहा है। तो ये क्या करता है ना, ये जो जिब्रेलिक एसिड है वो सेनेसेंस, याद रखना फ्रूट का मैं बोल रहा हूं, और जब मैं साइटोकाइनिन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि साइटोकाइनिन लीफ का सेनेसेंस को रोकेगा, जिब्रेलिक एसिड फ्रूट के सेनेसेंस को रोकेगा, यानी कि एक तरह से फ्रूट राइपनिंग को रोकेगा। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, ओल्ड स्टेज में जाना ना, ओल्ड स्टेज में जाना। तो जिब्रेलिक एसिड फ्रूट राइपनिंग को रोकता है। बोले सर क्यों, इससे फायदा क्या हो गया। सिंपल कहानी, कहानी यह है कि मान लो तुम्हारे पास में ऑरेंज का, संतरे का 100 प्लांट है, कश्मीर में तुम हो और संतरे का 100 प्लांट है तुम्हारे पास, और सारे का सारा संतरा जो है वो अभी कौन सा टाइम चल रहा है, नवंबर, मान लो सारे बेटा नवंबर में पक जाएंगे, सारे जो 100 प्लांट है नो नवंबर में सारे 100 प्लांट मैच्योर हो जाएंगे, फ्रूट राइपेंड हो जाएगा। आपको 100 प्लांट का ऑरेंज तोड़ना है एक साथ और सभी को बेचना है। सर इतना कैसे एक बार तोड़ेंगे, मेरे पास लॉकडाउन है, वर्कर नहीं है, और एक साथ कहां बेचेंगे, इतना खपत थोड़ी ना है, कश्मीर में कहां बेचेंगे ना, तो जाते जाते सड़ जाएगा सर। तो ये सर मेरे से नहीं, 100 प्लांट का एक साथ तोड़ना, स्टोर करना, भेजना, मार्केट में बेचना मेरे बस की बात नहीं। तो बोले अब कैसे करें, सबसे अच्छा उपाय, अब 100 प्लांट में 10 प्लांट को ऐसे ही छोड़ दो, बोले भैया तू नवंबर में पक जा, तुझे तोड़ करके मैं निकाल दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक। बाकी 20 प्लांट में आप क्या करो, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दो, मान लो 0.1 मिलीग्राम 20 प्लांट पे डाल दो। बोले सर क्या होगा 0.1 डालने से, जिब्रेलिक एसिड फ्रूट के पकने से रोकता है, सेनेसेंस मतलब एजिंग होना, ओल्ड स्टेज में जाना, उसको रोकता है, पकने से रोकेगा। तो अब ये नवंबर में नहीं, ये दिसंबर में अब पकेंगे। तो अब आपको नवंबर में 10 प्लांट तोड़िए, दिसंबर में 20 प्लांट का तोड़िए। अब बाकी जो 20 प्लांट है उस पे डाल दो 0.2 मिलीग्राम जिब्रेलिक एसिड, ये भैया अब पकेगा जनवरी में। बाकी में डाल दो 0.3 ग्राम, तो ये 20 प्लांट पकेगा आपका फरवरी में। फायदा बोलो, अगर तुम वहां बेवकूफ इंसान रहते तो आप जिब्रेलिक एसिड यूज नहीं करते, सारा एक बार पकता, एक साथ बेचना डिफिकल्ट काम, एक किसान 100 का कैसे तोड़ेगा। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, टू इंक्रीज मार्केटिंग पीरियड। एनसीईआरटी पढ़ो, जिब्रेलिक एसिड में देखो, अगर आप जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करेंगे
तो ये फ्रूट को पकने से, सेनेसेंस में जाने से रोकेगा, जिससे कि फ्रूट पकना डिले हो जाएगा। तो आप जो नवंबर में पक रहा था, दिसंबर में, कुछ जनवरी में, कुछ फरवरी में पकेंगे, तो आप मार्केटिंग पीरियड को बढ़ा सकते हो। तो ये काम याद रखना, डिले इन सेनेसेंस इन फ्रूट, मेनली द सिट्रस प्लांट में ऐसा देखा जाता है। मिला? फटाफट किसे मिल गया, हैंड रेज करो। मिल गया? नौसीन, रितिका, रितिका तो कोई आंसर ही नहीं कर रही है। शीतल, शीतल को तो इतना बार पढ़ा है, इसने रट्टा मार लिया होगा। कोमल, जीनत, ठीक है, कर लोगे? चलो ठीक है, तो चलो एक बार मैं मानव से पूछता, मानव है, निकल गया रे भाई। चाहे मानव एक है रे, मानव, हाँ चल मानव 5 काम बता फटाफट, और ज्यादा टाइम नहीं लेना। अब मैं ऐसे ही पूछूंगा सबसे। मानव 5 काम बता जिब्रेलिक एसिड। ये तो ये सर आवाज, हाँ आ रही है, बोल दो। तो पहला मोल्टिंग, मोल्टिंग, मोल्टिंग था रे, बोल्टिंग, हाँ माल्टिंग, माल्टिंग है, माल्टिंग भी है, पहले मैंने बोल्टिंग बताया था। चल हाँ, सेकंड सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, करेक्ट। सीड एलोंगेशन, अरे सीड इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन, हाँ सॉरी स्टेम एलोंगेशन, हाँ और फूड राइपनिंग को रोकता है ये। हाँ रोकता है, चल सही है। और कुछ है? तो वो तो गए 5। अरे 5 हो गया, चल आगे वो, चल जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुगर केन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में याद रखना 20 टन पर एकड़। चलो ठीक है, माल्टिंग में, बोल्टिंग में, सीड जर्मिनेशन में बहुत सारा काम बता दिया। एनसीईआरटी में एक दे रखा है कि जो कोनिफर्स होते हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा कोनिफर्स यानी जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर में जो इसका लाइफ साइकिल है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स, 2 से 3 साल लग जाता है। इसका लाइफ साइकिल बड़ा बहुत खतरनाक है। पॉलिनेशन होगा, सालों भर तक पॉलन ग्रेन तो गिरे हुए रहेंगे पॉलन चैम्बर में, फिर वो इलोंगेट होगा, फिर मैच्योरेशन, सीड वीड बनने में बहुत टाइम लगता है। बोले सर, और कोनिफर का सीड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर सीड कैसे जल्दी बना दे? कुछ मत करो, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दो। तो कोनिफर्स में जो जुवेनाइल स्टेज में है, यानी कि अभी सीड वीड नहीं बना है, फ्लावर नहीं बना है, यंग स्टेज में, जुवेनाइल स्टेज, यंग स्टेज को जुवेनाइल कहते हैं, इसके ऊपर में आप डाल दो जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दो, जल्दी मैच्योरेशन आएगा, जल्दी उसके अंदर में, फ्लावरिंग कहना गलत है क्योंकि फ्लावर कोनिफर्स में नहीं बनते, इनके अंदर में तो कोन्स होता है, तो इनके अंदर सीड प्रोडक्शन इनहांस होगा, जल्दी बनेगा। तो इंक्रीज सीड प्रोडक्शन इन द कोनिफर्स, जो 2 से 3 साल लग रहा था, अगर 1 साल में हो जाए तो बड़ी अचीवमेंट है। तो जिब्रेलिक एसिड का हम लोग यूज यहां पास करते हैं। कर लोगे? मेरे में से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लगभग लगभग सारे काम जिब्रेलिक एसिड का आप लोगों को कर दिया। एकमात्र हार्मोन है जो मेल फ्लावर को लीड करेगा, एकमात्र हार्मोन है जो मेल फ्लावर को लीड करेगा, इसलिए इसे कहते हैं MSH, मेल स्टेरॉइडल हार्मोन। सारे हार्मोन फीमेलनेस लाते हैं, और फीमेलनेस लाना अच्छा है, फीमेलनेस लाना अच्छा है। 1 मिनट, हाँ, फीमेलनेस लाना अच्छा है, लेकिन ये बोलेगा मैं मेल स्टेरॉइडल हार्मोन हूं, मेल बनाऊंगा। सर फीमेल आना क्यों अच्छा है? इथाइलिन करेगा, ऑक्सीन करेगा, साइटोकाइनिन करेगा, सर क्यों? सोचो, एक प्लांट में मेल फ्लावर है और एक प्लांट में फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो फीमेल है ना, मान लो 100 मेल 100 फीमेल, जो फीमेल फ्लावर है उसमें गाइनोशियम है ना, फ्रूट कौन बनाएगा, सीड कौन बनाएगा? सर फीमेल वाला, मेल वाला तो केवल पॉलन ग्रेन बनाता है, वो तो सर फ्रूट नहीं बनाएगा। इसलिए हम जानबूझ करके यूज करते इथाइलिन को, ऑक्सीन को, क्योंकि फीमेलनेस लाता है, फीमेल ज्यादा बनेंगे, मतलब बनने थे कितने, 50-50, अब 80 बन जाए फीमेल वाले, तो 80 में फ्रूट बनेगा। इसलिए अगर तुम्हें मेलनेस बढ़ाना है तो आप यूज करो जिब्रेलिक एसिड, कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें फीमेलनेस लाना है तो आप ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, इथाइलिन इंक्रीज द फीमेल फ्लावर, फीमेलनेस इन द कुकम्बर, कुकम्बर का एग्जांपल भी दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड का काम जो एनसीईआरटी में नहीं है, फटाफट सीखो, रट्टा मत मारो।
प्लांट को जुवेनाइल स्टेज, यंग स्टेज से फ्लावर बनाने के, यंग से फ्लावर स्टेज में जाना है, फ्लावरिंग करना है। सर बार बार फ्लावरिंग का क्यों नाम लेते हो, क्या इंपॉर्टेंस है? अरे भाई फ्लावर बनेगा तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेंगे, फ्रूट बनेंगे। अरे भाई इसलिए फ्लावरिंग स्टेज आना जरूरी है। यहाँ पर क्या मिलेगा? लड्डू। यंग स्टेज में रहोगे क्या मिलेगा? फ्लावर बनानी है। इसलिए जुवेनाइल स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज में पहुंचना है तो प्लांट को, कभी कभी प्लांट को इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। कितना सर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कुछ दिनों तक चाहिए। इस इफेक्ट को कहते हैं वर्नालाइजेशन, इस इफेक्ट को कहते हैं वर्नालाइजेशन। इसलिए तुम देखते हो अचानक से फरवरी में, मार्च में फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका मुगल गार्डन खुल जाएगा। ध्यान तो सुनना, मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में है, प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वहां तुम देखना मुगल गार्डन खुल जाता है, ये गार्डन खुल गया, वो गार्डन खुल गया। सर क्यों, अभी क्यों नहीं खुल रहा है? मैं खुलवा देता हूँ, अगर तुम जिब्रेलिक एसिड डाल दो तो ना। उनको जाके बोला ए मुगल गार्डन खोलो तो फ्लावर व्लावर देखना है, बहुत अच्छा अच्छा फ्लावर आया है। बोले पागल है क्या, अभी कहाँ से फ्लावर आएगा भाई? वो आना मार्च में आना, फरवरी में आना, अभी तो वो बर्ड स्टेज में। और जब उस पर वर्नलाइजेशन होगा, कोल्ड ट्रीटमेंट होगा, थोड़ा दिन ठंडा टेम्परेचर जाएगा, तो उनके अंदर एक हार्मोन बनेगा वर्नालिन, जो आज तक किसी साइंटिस्ट ने आइसोलेट नहीं कर पाया है। ऐसा माना जाता है, हाइपोथेटिकल है, ऐसा माना जाता है कि एक हार्मोन है, भी हार्मोन का दर्जा भी नहीं दिया, वर्नालिन, वही जाता है और फ्लावरिंग के प्रोसेस को इंड्यूस करता है, बढ़ाता है। ये दुनिया के सभी प्लांट में नहीं, मतलब सर अरे जो अफ्रीका में प्लांट है वहां टेम्परेचर 5 डिग्री कभी पहुंचेगा क्या? सर अफ्रीका में कैसे पहुंचेगा? डेजर्ट में कभी पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा सर। तो सभी प्लांट में नहीं, कुछ प्लांट में फ्लावरिंग से पहले उसे कोल्ड ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, नाम है वर्नालाइजेशन। सर नहीं दिया तो नहीं होगा। आप उसके जगह पे जिब्रेलिक एसिड यूज कर सकते हो, याद रखना। तो अगर मुगल गार्डन में जाओ और बोले मुझे मुगल गार्डन अगले महीने खोलना है, दिसंबर में खोल करके दिखाओ तो पागल आदमी। बोले पागल नहीं हूं मैं, जिब्रेलिक एसिड मेरे पास है, मैं जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करूंगा। और जिब्रेलिक एसिड डालने से वर्नलाइजेशन का जो इफेक्ट है उसे रिप्लेस किया जा सकता है। इसी तरह से आगे में एक प्लांट आएगा जिसका नाम होगा लॉन्ग डे प्लांट। मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। लॉन्ग डे प्लांट, इसको दिन बड़ा चाहिए, जैसे नाम में लिखा था लॉन्ग डे प्लांट, दिन बड़ा चाहिए। और अगर तुमने दिन चाहिए कितना भाई, 24 घंटे में इसको दिन चाहिए 14 घंटा। क्रिटिकल फोटो पीरियड कितना है? 14 घंटा। 14 घंटा लाइट दोगे तब फ्लावरिंग करेगा। क्रिटिकल कितना है? 14 घंटा, उससे कम में नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? लॉन्ग डे प्लांट। और मैं दे रहा हूं उसे 10 घंटा, मैं दे रहा हूं 12 घंटा, नहीं करेगा। बोले सर कैसे होगा फिर? कोई टेंशन मत लो, तुम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दो, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो जो लॉन्ग डे प्लांट है इसकी लंबाई, दिन की लंबाई ज्यादा चाहिए, तुम दे नहीं पा रहे। सर दिन नहीं है बड़ा, हम क्या करें? टेंशन मत लो, मेरा है नाम याद रखना, जिब्रेलिक एसिड डाल देना, लॉन्ग डे प्लांट में भी फ्लावरिंग करा देगा। अगर तुमने क्रिटिकल से कम भी दिया तो लॉन्ग डे में फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा जिब्रेलिक एसिड। चलो फटाफट एक बार रिवीजन करें, फटाफट रिवीजन करें। जिब्रेलिक एसिड का काम मैं बोलूंगा, चलो फटाफट। पहला काम आई थिंक सबको याद हो गया, बोल्टिंग, कैबेज और बीट में याद रखना, रोजिट हैबिट याद रखना, एक क्वेश्चन बनेगा। सेकंड, सीड को जर्मिनेशन कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी ब्रेकिंग डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, एलएन वाले पूछेंगे अल्फा एमाइलेज से। और मॉर्फोलॉजी में पूछेंगे उसका प्लॉइडी लेवल कितना है, एल्यूरोन लेयर का 3n। तीसरा, सर इसे हम लोग यूज करेंगे सर माल्टिंग में, अल्कोहल बनाने में, माल्टिंग में। आपका जेनेटिक्स में क्वेश्चन आएगा, सर हमारा पी प्लांट छोटा है, हम जिब्रेलिक एसिड डाल देंगे तो लंबा हो जाएगा। तो जेनेटिक्स में क्वेश्चन बनेगा, स्टेम इलोंगेशन में गड़बड़ मत कीजिएगा, जीनोटाइप चेंज नहीं होगा, स्मॉल टी है, स्मॉल टी ही रहेगा, वो लंबा तो हो जाएगा,
लेकिन जीनोटाइप चेंज नहीं होगा। जेनेटिक्स पे क्वेश्चन बनेगा। बोले ठीक है। अब अब क्या होगा भाई? तो नेक्स्ट मैंने बताया कि डिले सेनेसेंस इन फ्रूट, इसलिए मार्केटिंग टाइम बढ़ा सकते हो, और इंक्रीज फ्रूट प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन इन कोनिफर्स। देखो बहुत अच्छा लाइन लिखा ना, सीड प्रोडक्ट, फ्रूट नहीं लिखा है। कोनिफर्स जिम्नोस्पर्म होते, और जिम्नोस्पर्म में ना होता है फ्रूट और ना होता है फ्लावर, वो तो कोनिफर्स है, कोन्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पर फ्रूट प्रोडक्शन मत करिएगा, सीड प्रोडक्शन। चलो ठीक है। और रिप्लेस वर्नालाइजेशन, वर्नालाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है। और एमएसएच है, मेल स्टेरॉइडल हार्मोन के नाम से जानेंगे। एंड द लास्ट वन, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करा सकता है। चलो ठीक है, मेरे में से जिब्रेलिक एसिड रेक्टाफिकेशन हो गया, या आई थिंक सबको याद हो गया होगा। चलो फटाफट हैंड रेज करो, फटाफट फटाफट। ठीक है, रटा दिया। तो यहीं बैठो, यहीं रटो, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो। अब जा करके 2 घंटा फिर से नहीं लगाना है पूरा पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे, अरे भाई मत पढ़ो। चलो ठीक है, ये बताओ, मोस्ट यूज्ड ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिब्रेलिक एसिड इन द हायर प्लांट, कौन सा क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिवली स्टडीड क्लास ऑफ जिब्रेलिक एसिड इन हायर प्लांट, आंसर इज द जिब्रेलिक एसिड थर्ड। ठीक है, जापान में एक बीमारी हुआ था, क्या नाम था उसका? इन जापान extra tall, thin, pale yellow and sterile plant, उसका नाम था बैकेनी डिजीज या फुलिस सिडलिंग, बैकेनी डिजीज और फुलिस सिडलिंग। ठीक है, उस पे किस फंगस का अटैक हुआ था? उस पे किस फंगस का अटैक हुआ था? तो आंसर है जिब्रेला फुजिकोराई। आंसर, चलो स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, जिब्रेला फुजिकोराई। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी किया था? किस साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी किया था? कुरुकारा, ये कौन सा साइंटिस्ट है? कुरुसोवा है भाई, ए आमिर जया, कुरुसोवा ने किया था। वहां से निकाला किसने था? वहां से आइसोलेट जिब्रेलिक एसिड किया था, वो था याबूता एंड सुमी की। एनसीईआरटी में नहीं है, मत याद कीजिए। ठीक है, ई कुरुसावा। चलो ठीक है, ई कुरुसावा। चलो ठीक है, चलो अब हमारा बचा है इथाइलिन। तो इथाइलिन बड़ा लंबा चौड़ा है, और मेरा टाइम कितना है? टाइम पहले बताओ तो, व्हाट इज द टाइम? अच्छा ठीक है, तो हम लोग साइटोकाइनिन तो निपटा दूंगा। चलो ठीक है, देखो जहां भी आएगा साइटोकाइनेसिस, पहले समझ लो साइटोकाइनेसिस होता क्या है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पहले डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में टूटा, इट इज अ कैरियोकाइनेसिस। अब साइटोप्लाज्म टूटेगा, और ये एक्चुअली में 2 सेल हो गए। साइटोप्लाज्म का ब्रेक करना, इट इज अ साइटोकाइनेसिस। तो जहां भी सेल में, जहां भी टिश्यू में, जहां भी ऑर्गन में सेल डिवाइड होते हुए दिखेगा, साइटोकाइनेसिस होते हुए दिखेगा, वहां साइटोकाइनिन हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सिंपल सा। तो जहां भी डिवाइडिंग पार्ट है, वहां पास नया लीफ बन रहा है, एनसीईआरटी का लाइन ही है, न्यू लीफ बन रहा है ना, न्यू क्लोरोप्लास्ट बन रहे हैं। तो जहां भी सेल को डिवीजन देखने को मिलेगा, वहां पर साइटोकाइनेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसके अलावा एपिकल डोमिनेंस को इनिबिट करने में, आपको बोला था एपिकल डोमिनेंस क्या था, तो बना दो भैया, तुम लोग तो महान भी हो। एपेक्स पे एक बर्ड होता है, इसका नाम होता है एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड लैटरल बर्ड को ग्रो नहीं करने देता। लैटरल बर्ड से ब्रांच बनते हैं, फ्लावर बनता है। तो जब तक एपिकल बर्ड है, ये लैटरल बर्ड ग्रो नहीं करेगा। दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। लेकिन अगर आप इस लैटरल बर्ड पे छिड़काव कर दे साइटोकाइनिन का, इस पे छिड़काव कर दे साइटोकाइनिन का, तो साइटोकाइनिन जहां भी होगा,
साइटोकाइन का मेन काम है उस एरिया में न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन को बढ़ा देना। जहां पर छिड़कोगे साइटोकाइनिन, उस एरिया में मिनरल्स, फूड का सप्लाई बढ़ जाता है। तो यहां पर फूड का सप्लाई बढ़ गया, ऑक्सीजन का कोई वैल्यू नहीं है, एपिकल बड का कोई वैल्यू नहीं, ये अब ग्रो कर जाएगा। इसी को कहते हैं काउंटर एक्ट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस चाहता है लैटरल बड ग्रो ना करे, लेकिन साइटोकाइनिन बोलेगा मैं सुनूंगा ही नहीं तुम्हारा, मैं तुम्हारे इफेक्ट को नलिफाई करूंगा, कट करूंगा, मैं न्यूट्रिएंट का सप्लाई कर दूंगा, यहां पर नए ब्रांच बन जाएंगे। एक काम, स्टोमाटा के खुलने में और बंद होने में याद रखना है, स्टोमाटा को बंद होने में एब्सिसिक एसिड, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने में, तो बंद होने में एब्सिसिक एसिड, इसलिए नाम है स्ट्रेस हार्मोन। लेकिन स्टोमाटा को खोलने में होता है कौन? साइटोकाइनिन। तो ये एक तरह से एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्टिक हो गया। बोले सर एंटागोनिस्टिक तो जिब्रेलिक एसिड का था, एब्सिसिक एसिड। भाई अलग अलग काम, अलग अलग लोग एंटागोनिस्टिक की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर पूछा जाए एपिकल डोमिनेंस में एंटागोनिस्टिक ऑक्सीन का, साइटोकाइनिन। सीड जर्मिनेशन का तो कौन होगा? जिब्रेलिक एसिड का, एब्सिसिक एसिड। अगर स्टोमाटा के खुलने बंद होने में एब्सिसिक एसिड का, साइटोकाइनिन। तो अलग अलग जगह पे ये चीज चेंज होती रहेगी। बोले ठीक है सर, ये याद हो गया। तीसरा क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एलएन के पेपर में आएगा, एनसीईआरटी में नहीं है। रिचमोंड लैंग इफेक्ट पढ़ लेना। रिचमोंड लैंग इफेक्ट समझा देता हूं, बहुत आसान है। सर ये क्या है? अरे साइंटिस्ट का नाम है रिचमोंड लैंग इफेक्ट। रिचमोंड लैंग साइंटिस्ट का नाम होगा। देखो होता क्या, सिंपल लैंग्वेज, अगर कोई लीफ, फ्रूट नहीं लीफ, एनसीईआरटी का देखना लीफ नाम दिया है। अगर कोई लीफ सेनेसेंस में जा रहा है, ओल्ड स्टेज में जा रहा है, मर रहा है, क्यों मर रहा है सर? वहां पर न्यूट्रिएंट सप्लाई रोक दिया गया, वहां पर न्यूट्रिएंट का सप्लाई रोक दिया गया, तो वो बेचारा मर रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, क्लोरोफिल नहीं बनाएगा, ग्रीन कलर खत्म हो रहा है, येलोइश हो रहा है। तो अगर आपने इसके ऊपर साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दिया, अगर कोई लीफ मर रहा है, सेनेसेंस में जा रहा है, एजिंग में जा रहा है, तो अगर साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दिया, न्यूट्रिएंट का सप्लाई, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, एनसीईआरटी लिखता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बढ़ा दिया जाएगा। न्यूट्रिएंट बढ़ेगा, खाना पीना मिलेगा, तो क्लोरोफिल ज्यादा बनेंगे, खाना पीना मिलेगा, सेल का डिवीजन होगा, क्योंकि साइटोकाइनेसिस कराता है ये, और ये एजिंग को रोकेगा, सेनेसेंस को रोकेगा। तो रिचमोंड लैंग इफेक्ट होता है डिले सेनेसेंस, बस इतना याद रखिएगा। डिले मतलब रोकना, सेनेसेंस मतलब एजिंग। ये मरे हुए लीफ को भी ना फर्दर डेथ में जाने से रोकता है। जो ओल्ड स्टेज के लीफ है उनको फर्दर डिग्रेड होने से ये रोकता है, डिले सेनेसेंस बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। बस सिंपल है, रिचमैन लैंग इफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लीफ पे सारा काम है, लीफ के साइज को बढ़ाना है, साइटोकाइनिन, क्योंकि लीफ एक्सपैंड कब होगा? जब सेल का डिवीजन होगा। क्लोरोप्लास्ट बनाना है तो कौन होगा? साइटोकाइनिन। और एनसीईआरटी एक वर्ड लिखा है एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। सर एडवेंटिशियस रूट तो सुना है सर, ये एडवेंटिशियस शूट क्या होता है? अगर प्लीम्यूल रूट बनाता है तो इसे कहते हैं टैप रूट। प्लीम्यूल के अलावा कोई और बनाए तो एडवेंटिशियस रूट, स्टेम बना दे, लीफ बना दे, फ्लावर कोई बनाए, एडवेंटिशियस रूट। सर एडवेंटिशियस शूट क्या है? तो ज्यादा नहीं जानना है, बस ये जानना है लैटरल ब्रांचेस, लैटरल ब्रांचेस, ब्रांचिंग ज्यादा कराना। तो ब्रांच वगैरह, शूट का ब्रांचिंग कराना, ठीक है, वो किसके जिम्मेदारी है? वो साइटोकाइनिन का है। बस इससे ज्यादा मत याद रखो, यही एनफ काम है, इससे ज्यादा याद नहीं करना है। फर्दर फटाफट रिवाइज कर लो। पहला याद रखना, एपिकल डोमिनेंस का उल्टा, काउंटर एक्ट एपिकल डोमिनेंस। स्टोमाटा को खोलना एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। तीसरा एनसीईआरटी में नहीं है, रिचमोंड लैंग इफेक्ट, टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है। डिले सेनेसेंस इन द लीफ, फ्लावर नहीं, फ्रूट नहीं, फ्रूट में तो जिब्रेलिक एसिड कराता था, एनसीईआरटी में देखना लीफ लिखा है, लीफ याद रखिएगा।
और जहां भी साइटोकाइनेसिस होगा, सेल का डिवीजन होगा, ये पहुंच जाएगा। ठीक है, लीफ के साइज को बढ़ाना, ये इसी का काम है। और नेक्स्ट काम जो है वो एडवेंटिशियस शूट, और मैंने आपको बताया भी है कि टिश्यू कल्चर में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है शूट फॉर्मेशन में। टिश्यू कल्चर में पूछा जाएगा तो ये लीड करेगा शूट फॉर्मेशन। इनफ है, इनफ शूट फॉर्मेशन। चलो ठीक है, तो यहां तक कर लोगे, मेरे में से कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो 3 हार्मोन तुम्हारे हो गए। और एब्सिसिक एसिड तो तुम्हें याद है, एब्सिसिक एसिड तो तुम्हें याद है, जहां भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो ना, एड्रीनालिन जहां तुम्हारा निकलता है प्लांट का, एब्सिसिक एसिड निकलेगा। प्लांट में ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, स्टोमाटा बंद करो। चलो भाई देखो, अब प्लांट खूब ट्रांसपिरेशन कर रहा है, सारा स्टोमाटा बंद है, फिर भी पानी तो निकल रहा है। तो बोले क्या करे यार, क्या करे, कितना देर स्टोमाटा बंद रखेंगे। तो सारा लीफ को गिरा दो, सारा लीफ गिर जाएगा, ना रहेगा लीफ, ना रहेगा लीफ, ना रहेगा स्टोमाटा, और ना होगा ट्रांसपिरेशन। तो सारा लीफ को नीचे गिरा दो, एब्सिशन ऑफ लीफ। तो साइंटिस्ट ने बोल दिया है इस हार्मोन का नाम रखो एब्सिसिक एसिड। बाद में पता चला अरे साइंटिस्ट लोग बेवकूफ है, अरे लीफ का फॉल ना एब्सिसिक एसिड नहीं करता। एनसीईआरटी में देखना, मेनली बाय द इथाइलिन। एनसीईआरटी का वर्ड है, एब्सिशन सभी जगह होता है, लेकिन लीफ का एब्सिशन मेनली करेगा इथाइलिन। और फ्रूट का पकने के बाद जो गिरता है, फ्रूट का एब्सिशन मेनली करेगा एब्सिसिक एसिड। इसमें कंफ्यूज मत होना। जहां भी पानी की कमी होगी एब्सिसिक एसिड आएगा, स्टोमाटा को बंद करो, सीड मत जर्मिनेट करो, मर जाओगे भाई। अभी सीड बने हो, पानी है नहीं, कहां जर्मिनेट करोगे। सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट कीजिए, डोरमेंसी को लीड कीजिए। हाँ, और एक्सट्रीम पानी की कमी है, प्रिवेंट डेसिकेशन। एनसीईआरटी में देखना, सीड बनाने का काम, सीड मैचुरेशन का काम, और सीड के जर्मिनेशन को रोकने का काम, सीड का सारा काम एब्सिसिक एसिड संभालेगा। सीड फॉर्मेशन, सीड डेवलपमेंट और सीड जर्मिनेशन, तीनों पे पकड़ एब्सिसिक एसिड को दिया गया। ठीक है, तो आई थिंक पढ़ लेना, ये बहुत ही आसान सा है, एब्सिसिक एसिड तक कर लेना। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इथाइलिन पूरा क्लास लेगा, लेकिन हम लोग तब तक फोटो पीरियोडिज्म भी कवर करेंगे। और बहुत सारे साइंटिस्ट का भी नाम बचा हुआ रह गया कि किसने इथाइलिन ढूंढा था, किसने साइटोकाइनिन ढूंढा। तो ये थोड़ा सा पढ़ गया ना, थोड़ा बोरिंग वाला है, लेकिन अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो आगे करेंगे। चलो अब जाओ और इसके क्वेश्चंस बनाओ। कल टेस्ट बॉटनी का नहीं होगा, अगर होगा तो जूलॉजी का होगा, अगर कल टेस्ट होगा तो जूलॉजी का होगा।